इस केस को अगर आप डीपली स्टडी करें तो आपको एक बात पता लगेगी कि इसके पीछे एक जो सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से ये मर्डर हुआ है वो ड्रग अब्यूज़। आपको बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए कि उनकी आदत क्या है। वो कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। अगर हम इस बच्चे के साइकोटिक बिहेवियर को देखें तो कहा यह जाता है कि पहले उसके उस लड़के को अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को फोल्डिंग रॉड से मारा। फोल्डिंग रॉड से मार के उसकी डिफरेंट हड्डियाँ तोड़ा। फिर उसके बाद उस पर गोलियाँ चलाई। फिर उसके बाद उसके साथ टॉस पॉइंट खेलता है कि मैं टॉस करूंगा, अगर हेड्स आया तो मैं तुम्हें फलानी जगह पे गोली मारूंगा, अगर टेल्स आया तो मैं तुम्हें फलानी जगह पे मारूंगा। तो मामला थे जिसकी वजह से उसको उस पर इतना गुस्सा था कि उसने मैं इसको बुलाऊंगा और उसके बाद मैं ऐसे ट्रीट करूँगा। अरबगान पे बहरहाल एक इल्ज़ाम ये भी लगाता है कि उसके पास 50-1 लाख रुपए की मालियत की कोई ड्रग्स भी उसके पास से निकली है। आई बिलीव आइस निकली है या कोई ऐसी ड्रग उसके पास से निकली है। और ये भी साबित किया गया कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में बहुत बहुत मतलब आप समझने के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, बहुत इन था उसके अंदर। पहले तो आपने उनको रोका नहीं जब वो गलत काम करे, और उसके बाद जब गलत काम हो गया तो उस पे आप पर्दे डाल रहे हैं, उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको आप शाबाशी दे रहे हैं कि आपने जो किया है कोई मसला नहीं है। ये बहुत सी बड़ी बात लगता तो ऐसे बज़ाहिर जो कि फेस एक्सप्रेशंस है या जो सारे मामला चल रहे हैं। और एंड में जब आपने बच्चा बचाना होता है तो आप कहते हैं जी ये तो ज़हनी मरीज़ था। तो 24 साल 25 साल का आपका बच्चा है, तो 24-25 साल में आपको पहले नहीं पता चला ये ज़हनी मरीज़ था। इसको अगर इसकी फैमिली ने, अरमगान की फैमिली ने इस इलनेस को अगर आज से 6 महीने साल पहले भी पकड़ लिया होता तो आज ये बच्चा जिंदा होता, आज ये मर्डर नहीं होता। Never be friends with your kids, but be friendly parents. You need to keep an eye on your kids. साल के व्यूअर्स, वेलकम टू जिमी एंड बाबा शो। मैं हूं जिमी और मेरे साथ हैं बाबा। एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ कुछ अर्सा पहले जहां पे एक यंग लड़के मुस्तफा आमिर का बड़ा बेदर्दी से कत्ल किया गया। इस पे बहुत सारे शोज हुए। लोगों ने बताया कि कत्ल हुआ और उसके सारे जो भी रीजंस थे उनसे बात नहीं, लेकिन कॉजेज क्या थे इस मर्डर के पीछे, इसके बारे में किसी ने बात नहीं की। और जो वजूहात बनी इस मर्डर के पीछे, उस पे हम एक तफसीली बात करने के लिए आज रिक्वेस्ट करेंगे बाबा से कि वो बताएं कि वो क्या माइंडसेट था, वो क्या कॉजेज से जिसकी वजह से ये मर्डर हुआ, और ऐसे मामलात जो हैं वो अक्सर क्यों होते हैं। So, Baba, very sad incident. What are the causes behind this scenario? What happened in Muswa Amir's murder case? हाँ, ये आपने बड़ी सही बात की कि इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट और बड़े ही अफ़सोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि जो भी हुआ अब तो ख़ैर वो हो गया। अपन बाद में बैठ के अपने एनालिसिस लोग देते रहते हैं। आपने एक पॉइंट बड़ा सही खोला कि रीज़न्स पे सब ने बात की है, कॉज़ पे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, मैंने तो अभी तक नहीं सुना। देखिए, ज़िंदगी में याद रखें, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि व्हाटएवर वी डू इन लाइफ इज़ 80% साइकोलॉजी एंड 20% मैकेनिक्स। मैकेनिक्स होती है हमारी बॉडी, हमारा फिज़िकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजी हमारा वो 80% एस्पेक्ट होता है जो कि हमारे दिमाग के पीछे, सर के पीछे होता है। इस केस को अगर आप डीपली स्टडी करें तो आपको एक बात पता लगेगी कि इसके पीछे एक जो सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से ये मर्डर हुआ है वो ड्रग अब्यूज़। वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दोनों साइड ड्रग अब्यूज़ से होता क्या है? ड्रग अब्यूज़ से साइकोटिक बिहेवियर्स आते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कोई ड्रग लेते हैं, जैसे खास तौर पे जिन ड्रग्स का इस इंसिडेंट के हवाले से ज़िक्र किया गया है, बड़ी हार्डकोर ड्रग्स हैं, जैसे आइस हो गई या क्रिस्टल मेथ हो गई, मेथाम्फेटामिन हो गई। ये वो ड्रग्स हैं जिनके बड़े बड़े हैज़ार्डस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इंसान का दिमाग ऑल्टर होने के बजाय टोटल डिटीरियरेट हो जाता है। उसके अंदर साइकोटिक बिहेवियर्स आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस। ये मैरिजुआना से भी हो सकता है, ये हेरोइन से भी हो सकता है, ये किसी भी ड्रग से हो सकता है। केस को अगर हम थोड़ा-सा स्टडी करें तो हम ये देखते हैं कि जो मारने वाला था उसका ताल्लुक भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स के साथ बताया जा रहा है। अरमगान गालिबन उसका नाम था लड़के का, जो कैसे ही जिसने मर्डर किया है, जिस पे इल्ज़ाम है कि उसने मर्डर किया है। और जब उसने मर्डर किया तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स था। उससे पहले उसने उस लड़के को अपने पास बुलाया, अपने पास बुला के अच्छी तरीके से ड्रग्स कराए और खुद भी की, और फिर उसके साथ उसको उसके बाद उसको मारा। अच्छा, पॉइंट ये नहीं है कि उसको मारा, अफ़सोसनाक बात तो है, लेकिन पॉइंट असल में ये है कि उसको किस तरह मारा, किस बेदर्दी से मारा उसको। इस बेदर्दी से मारा और क्यों इस बेदर्दी से मारा। होता ये है कि जब हमारा दिमाग जो है वो किसी भी साइकोलॉजिकल इलनेस का शिकार हो जाता है ना, फिर हमें राइट और रॉन्ग की कोई तमीज़ नहीं रहती, एब्सोल्युटली नहीं रहती।
अच्छा, हैविंग सेड दैट मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं किसी भी एंगल से ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हुआ ठीक हुआ। वो बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत हुआ जो हुआ, और कानून एक्शन में है, अदालतें देख रही हैं इस केस को, लड़के भी पकड़े गए हैं, तो जो भी उनके साथ होगा सब होगा। बट एक एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, अगर हम इस बच्चे के साइकोटिक बिहेवियर को देखें, तो कहा ये जाता है कि पहले उसने उस लड़के को अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को फोल्डिंग रॉड से मारा। फोल्डिंग रॉड से मार के उसकी डिफरेंट हड्डियाँ तोड़ा। फिर उसके बाद उस पे गोलियाँ चलाई। फिर उसके बाद उसके साथ टॉस पॉइंट खेलता है कि मैं टॉस करूँगा, अगर हेड्स आया तो मैं तुम्हें फलानी जगह पे गोली मारूँगा, अगर टेल्स आया तो मैं तुम्हें फलानी जगह पे मारूँगा। और फिर उसको उसने गोलियाँ मारी, और उसके बाद भी उसको जब वो लेके कहीं जा रहा था तो थ्रू आउट मारता रहा। फिर इवेंचुअली उसने क्या किया, अभी बच्चा मरा नहीं था। अभी बच्चा मरा नहीं था, उसने बच्चा गाड़ी की डिक्की में ही था, उसने जाके गाड़ी की डिक्की में ही उसको आग लगा दी। ही बर्न्ड हिम अलाइव। तो आप देख रहे हैं कि ये वैशी वैशी बनने की क्या स्टेज। इंतहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये कितनी दरिंदगी की इंतहा है। ये इंतहा क्यों है? ये इंतहा क्यों है? ये एक ऐसा केमिकल है जिस जिस जो उसके दिमाग में रिलीज़ हो रहा था और उनको इस चीज़ों से मज़ा आ रहा था। आपने सुना होगा कुछ अर्सा पहले एक नूर मुकद्दम केस, सिमिलर लेवल का एक केस आया जिसमें वो बच्चा भी ज़हनी बीमारियों का शिकार था। तो उस बच्ची ने सर के साथ फुटबॉल खेलता रहा, उसके डिफरेंट अज़ा काट दिए बॉडी के, उसको इतना टॉर्चर दिया और फिर एन्जॉय की। सो पॉइंट ये है कि जब ये आंसर आता है तो फ़ौरन क्लिक हो जाना चाहिए माँ-बाप को, फैमिली वालों को, जिनको ये नज़र आ रही हैं चीज़ें कि हमारा बच्चा बेरारबी की तरफ जा रहा है। ये अंजाम होता है जब हम किसी भी साइकोलॉजिकल इलनेस को छोटा समझ के नेगेट कर देते हैं, उसको जाने दें। साइकोलॉजिकल इलनेस भी है और साथ ड्रग अब्यूज़ भी है। आपको बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए कि उनकी आदत क्या है। वो कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। पहले आपको याद होगा पेरेंट्स बहुत वॉचफुल होते थे बच्चों के लिए कि वो उनकी नज़र पे नज़र रखते थे। अब फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स माँ-बाप से इतने कंसर्न नहीं है कि दोस्त किन कौन से दोस्त बना रहे हैं। मुझे याद है कि हमारी वालदा और हमारे जो बड़े थे घर में, वो पहले दोस्तों के आपको उनको मिला करते थे, उनके इंटरव्यूज़ लिया करते थे। कि आप की फैमिली क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी रूटीन क्या है, आपकी पढ़ाई कैसी है, आप गुड इन स्टडीज़ सो आजकल के वालिदैन जो है बस कह रही है बच्चों ने कि मेरा दोस्त है मैं जा रहा हूँ और वो उस पे इतना फ़ोकस नहीं करते। सो दैट्स द रीज़न कि बच्चे इस समय जो है वो इन हादात पे पड़ रहे हैं। हाँ, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। देखिए, नेग्लिजेंस तो हमेशा से सर-ए-फ़हरिस्त रही है। जब भी आप बच्चों के बारे में नेग्लिजेंट होते हैं, तो यही हालात होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने बोली ड्रग अब्यूज़ और साइकोलॉजिकल इलनेसियाँ, इसमें कोई भी बीमारी, ये हैंड इन हैंड है। ये टोस्ट एंड बटर वाला इनका ब्रेड एंड बटर वाला हिसाब है। ये अकेली नहीं रहती। अगर आपकी ज़िंदगी में ड्रग्स आई हैं, तो साइकोलॉजिकल इलनेस आ जाए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई साइकोलॉजिकल इलनेस है पहले, तो आप कोई ना कोई ड्रग अब्यूज़िव बिहेवियर के अंदर मुब्तला हो जाएँगे, अपने आप को सुकून देने की। याद रखें, ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो तकलीफ से दूर भागता है और मज़े की तरफ भागता है। चाहे उसको मज़ा जिस चीज़ से भी आए, वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखता, वो ये तरबुज़ जाता है। अब अगर हम साइकोलॉजिकल इलनेस की बात करें, इस पर्टिकुलर आमिर मुस्तफ़ा के केस के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि हमें कहीं-कहीं बाइपोलर डिसऑर्डर के और कहीं-कहीं स्किज़ोफ्रेनिया के भी आंसर नज़र आते हैं। क्योंकि हमेशा हम बाइपोलर डिसऑर्डर पे बड़ी बात करते हैं, कुछ दिन पहले भी हमने इस पे प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। ये कोई आम सी चीज़ नहीं है, लोग इसको बहुत लाइक लेते हैं। लोग समझते हैं जैसे लोग चर्च को बड़ा लाइक लेते हैं और कहते हैं जी चर्च से क्या होता है जी, ये तो मलंगी नशा है। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई इसका पहला विथड्रॉल ही 6 महीने के बाद होता है। इट्स द लॉन्गेस्ट स्टेइंग ड्रग इन द बॉडी। लाइकवाइज़, तो जब ये ड्रग्स का उस पे इल्ज़ाम लग रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ड्रग अभी तो एक अभी ड्रग अब्यूज़ की बात करें, अभी हम ड्रग ट्रैफिकिंग में भी आते हैं, जो कि इस केस के साथ बड़ी मुंसलिक और बड़े-बड़े नाम मुंसलिक हैं इसके। इसके सब वजूहात के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि ऐसे वजूहात क्या थी कि बगार को ये एक्शन लेना पड़ा। मैं वही उसके अंदर क्या उसका गुस्सा था, उसके अंदर कोई ऐसे से मामलात थे जिसकी वजह से उसको उस पे इतना गुस्सा था कि उसने कहा मैं इसको बुलाऊँगा और उसके बाद मैं इसे ऐसे ट्रीट करूँगा। अच्छा, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकल इलनेस एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो बंदा इससे शिकार होता है ना, उसको नहीं अंदाज़ा होता उसके साथ क्या हो रहा है या वो क्या कर रहा है। हाँ, बाहर में जाके उसको थोड़ा-सा अंदाज़ा होता है कि ये मैं क्या कर चुका हूँ या मैं क्या करके आ गया हूँ, ये बाद में जाके स्क्वायर ऑफ द मोमेंट कुछ भी नहीं होता। एंड देन अगेन, अगर आप साइकोलॉजिकल पेशेंट भी हैं और उसके साथ ड्रग भी आपने ली हुई है एक बेतहाशा, तो आप समझ लें डबल जेopardy। इट्स अ लिटिल कॉम्बिनेशन। हाँ, तो जो इसके पीछे बेसिक कॉज़ है ना जी, वो ड्रग्स। एंड देन साइकोटिक बिहेवियर है, जो कि साइकोलॉजिकल इलनेस है, जो कि ड्रग इंड्यूस्ड साइकोसिस जिसको हम कहते हैं। अच्छा, मैं अगर इस बच्चे की फैमिली के ऊपर बात करूँ, अरबगान की फैमिली के ऊपर, अरबगान पे बहरहाल एक एक इल्ज़ाम ये भी लगाता है कि उसके पास 50 लाख रुपए की मालियत की कोई ड्रग्स भी उसके पास से निकली है। आई बिलीव आइस निकली है या कोई ऐसी ड्रग उसके पास से निकली है। और ये भी साबित किया गया कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में बहुत
बहुत मतलब आप समझ लें कि बढ़-चढ़ के हिस्सा लेता था, बहुत इन था उसके अंदर। पर अरमगान का जो बाप है, उसका इंटरव्यू कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा और फर्स्ट ग्लिम्प्स में मैं अपनी वालदा के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने अपनी वालदा को कहा, मैंने कहा, "जी, ही इज़ अ साइकोलॉजिकल पेशेंट प्लस ही इज़ अ ड्रग अब्यूज़र।" उसके वालिद साहब भी ऐसे ही हैं और जब उनसे सवाल किए जा रहे थे चना, तो वो जवाब गंदम दे रहे थे। मुझसे पूछा जा रहा था, उन्होंने यहाँ तक ये कहा कि ना गाड़ी जल गई, लाश नहीं मिली, जब लाश नहीं मिली तो कोई कत्ल नहीं है, जाओ साबित करो कत्ल है कि। लाइव टीवी पे था। फिर उन्होंने लाइव टीवी पे ये कहा कि मैं माफिया का बंदा हूँ, मैं एजेंसीज़ का बंदा। फिर लाइव टीवी पे उन्होंने कहा कि मैं एक ज़माने में सिंगर भी रह चुका हुआ हूँ 90s के ज़माने में और मैं फलाना। तो कहने का मकसद ये है कि कोई रिमोर्स नहीं था उनकी शक्ल पे, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई अज़ियत नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। दे वर सो कॉन्फिडेंट। दे वर सो कॉन्फिडेंट कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, हम इसको छुड़ा लेंगे। यही प्रॉब्लम है हमारी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक तो बच्चा गलत हो, ज़हनी बीमार हो, आप उसकी ज़हनी बीमारी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ट्रीट भी नहीं कराते, ऊपर से जब वो कोई गलत काम करके आता है तो आप ना उसको कि ना ना चीज़ा कि आप उसको डाँटते हैं, आप उसको तो उसकी गलतियों पर पर्दा डालते और आप उसको ये बता रहे हैं कि कोई बात नहीं, विल टेक केयर ऑफ इट। इसी असना में एक और हमारे ये बहुत बड़े स्टार हैं ड्रामा इंडस्ट्री के, टीवी इंडस्ट्री के, जिनका नाम है साजिद हासन साहब। बिल्कुल। उनका बेटा भी इसमें मुलव्वस पाया गया। अच्छा, अफ़सोस के साथ मुझे ये कहना चाह रहे हैं, मुझे याद है जब शुरू-शुरू में मैं जो पहला ड्रामा मैंने साजिद हसन का देखा, वो दानिश के नाम से एक ड्रामा था एंड आई यूज्ड टू बी अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज़ एक्टिंग एंड हिज़ पर्सनैलिटी ऑफ कोर्स। लेकिन कल जब मैंने उनकी कुछ वीडियोज़ देखी तो मुझे लिटरली बड़ा दुःख हुआ और जितना भी मैं इनके बारे में अच्छा सोचता था, वो मैंने छोड़ दिया। क्योंकि इनका बेटा भी अरमदान के साथ मुलव्वस था। उसको ले जो सहूलत का था, उसको ले जाने में, उसको मारने में, थ्रू आउट द प्रोसेस वो भी मुलव्वस था और वो ड्रग्स के अंदर भी मुलव्वस था और उसके वालिद साहब, ये जो साजिद हसन साहब हैं, एक वीडियो आती है कि वो थाने में जाके इसको थपथपी दे रहे हैं और कह रहे हैं कुछ नहीं होता। उसके साथ खड़े हुए हैं और मुस्कुरा रहे। हँस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बच्चा मुस्कुरा रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। तो नज़र ये आता है कि जो कुछ भी हुआ है, इससे किसी को तकलीफ ही नहीं है सिवाय उनके जिनका बच्चा गया है इस दुनिया से। सो ये साइकोलॉजिकल इलनेस नहीं है, ये साइकोटिक बिहेवियर्स नहीं है, तो और क्या है? तो नंबर 1 ये चीज़ है कि जब आप अपने बच्चों के अंदर कोई ऐसे, ज़ाहिर-सी बात है बच्चे 23, 24, 25 साल के ऐसे नहीं हो जाते, माँ-बाप को पता होता है हमारे बच्चों के अंदर क्या फ्लॉज़ है, क्या गलतियाँ हैं। लेकिन अगर माँ-बाप खुद नशा करते हो, खुद साइकोलॉजिकल इलनेस का शिकार हो, तो मैं कहता हूँ ये उतने ही जुर्मदार हैं इस चीज़ के लिए जितना कि वो लड़का खुद है। क्योंकि ना उसके वालिद साहब इसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और खुद भी वो साइकोलॉजिकल इलनेस के शिकार हैं और खुद ड्रग्स के भी शिकार। इनके पहले तो आपने उनको रोका नहीं जब वो गलत काम करे और उसके बाद जब गलत काम हो गया, तो उस पे आप पर्दे डाल रहे हैं, उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको आप शाबाशी दे रहे हैं कि आपने जो किया है कोई मसला नहीं है, ये कौन-सी बड़ी बात। लगता तो ऐसे बज़ाहिर जो कि फेस एक्सप्रेशंस है या जो सारे मामला चल रहे हैं। इसमें बिल्कुल किसी को कोई परवाह नहीं है। आप अगर नूर मुकद्दम केस को भी उठा के देखें तो इनमें बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। जिस ट जिस जिस दरिंदगी से मारा गया है इस लड़के को, इस बच्चे को, और उस बच्चे को नशे पे भी ये भी कहा जाता है कि ये आपस में सारे दोस्त थे और इसको सॉरी, ये आमिर मुस्तफ़ा को नशे पे लगाने वाला भी अरमगान ही है। सो पॉइंट इज़ कि जब आपकी ज़िंदगी में ड्रग एडिक्शन आ गई तो समझ लें, तो साइकोलॉजिकल इलनेस है जिसकी वजह से ड्रग एडिक्शन आ रही है। बट आप इस चीज़ के बारे में परवाह नहीं करते, आप उसको जाने देते हैं और एंड में जब आपने बच्चा बचाना होता है तो आप कहते हैं जी ये तो ज़हनी मरीज़ था। तो 24 साल 25 साल का आपका बच्चा है, तो 24-25 साल में आपको पहले नहीं पता चला ये ज़हनी मरीज़ था। इसको अगर इसकी फैमिली ने, अरमगान की फैमिली ने इस इलनेस को अगर आज से 6 महीने साल पहले भी पकड़ लिया होता तो आज ये बच्चा ज़िंदा, आज ये मर्डर नहीं होता। इनकी पूरी की पूरी फैमिलीज़ कनेक्टेड हैं। तो अरमगान की अगर मैं बात करूँ तो ये साइकोलॉजिकल इलनेस और ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, ये इसकी फैमिली का आप समझ लें बिज़नेस है, क्योंकि बाप भी उसी में मुलव्विस है। उसी के थ्रू इन्होंने कोई सॉफ्टवेयर हाउस, कोई कॉल सेंटर बनाया हुआ था, जहाँ पे बैठ के जिसकी आड़ के अंदर ये सारा काम चल रहा था। तो हमेशा याद रखें कि कोई भी बच्चा जब आपको साइन्स एंड सिम्पटम्स दिखाने शुरू करे अग्रेशन के, साइकोसिस के, तो समझ जाएँ उसको प्रॉब्लम है एंड रीच फॉर हेल्प। अच्छा बाबा ये बताइएगा कि ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्पटम्स हैं जो अगर माँ-बाप अपने बच्चों में देखें तो उनको फौरी अलर्ट हो जाना चाहिए और उस पे फ़ोकस करना चाहिए और इसका इलाज के लिए उनको मुतहर्रिक हो जाना चाहिए? अच्छा, हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत रेलेवेंट है। जो साइन्स एंड सिम्पटम्स है ना, जो बच्चा छोटी उम्र से ही कहीं नहीं दिखाना शुरू कर देता है, तो आपको ये देखना चाहिए अपने बच्चे में कि अगर तो आपका बच्चा ठीक है, जिसको हम द प्री-मॉर्बिड पर्सनैलिटी कहते हैं, कि उसकी पहली पर्सनैलिटी ठीक थी, अब लेट्स सपोज़ उसके ग्रेड्स अगर पहले अच्छे आते थे, अब अच्छे नहीं आ रहे। अगर वो पहले टाइम पे सो जाता था, तो पहले टाइम पे जागता था, अब वो टाइम पे सो नहीं रहा, जाग नहीं रहा।
अगर वो पहले जवाब नहीं देता था, अब वो जवाब दे रहा है। अब उसके जो दोस्तों का सर्कल है, वो कुछ ऐसे दोस्त हो गए हैं जिनका पेरेंट्स को नहीं पता। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनका पेरेंट्स को पता होता है, बट जो बैड वन्स होते हैं ना, उनको बच्चे छुपा के रखते हैं कि इनका ना ही पता लगे तो अच्छा है। तो उसके अंदर फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि कंपनी के बाद आपने ये देखना है कि मेरे बेटे की आदतें क्या है, अब इसके स्कूल में ग्रेड्स कैसे आ रहे हैं? क्या इसके स्कूल में ग्रेड्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं? क्या इसकी नींद इफ़ेक्ट हो रही है? क्या ये बदतमीज़ी करता है, पहले नहीं करता था? क्या ये रातों को लेट जागता है? तो ये वो बिहेवियर्स हैं मोटे-मोटे, ये मोटे-मोटे वो बिहेवियर्स हैं। फिर बच्चों के हाथ बड़े रेगुलरली चेक किया करें कि उनके हाथ की कौन-सी उँगलियों पे किस टाइप के निशान हैं। फिर आप जो चाबियाँ अगर बच्चा कोई यूज़ करता है, तो उन चाबियों को देखा करें कि चाबियाँ काली तो नहीं हुई हुई। क्योंकि अक्सर ड्रग्स जो हैं, वो देखा ये गया है कि उन चाबियों पे लगा के बच्चे अक्सर गर्म करके और उसको मिक्स करके तो इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे-छोटे साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं। तो जब आप ये साइंस एंड सिम्पटम्स अपने बच्चों में देखते हैं, तो ये मत सोचें कि शायद मेरा बच्चा किसी ड्रग में मुब्तला है। 110% वो किसी न किसी ड्रग में मुब्तला है। अब जो उसका आउटकम होगा, क्योंकि जब इंसान ड्रग्स इस्तेमाल करता है तो उसके बिहेवियर्स और डिटेरियरेट होते हैं। फिर एक पॉइंट आ जाता है जिसके अंदर बेग बोरो स्टील मर्डर, जो कि अभी हुआ। बेग, बोरो, स्टील, मर्डर। यानी कि ये भीख भी माँगेंगे, अगर आप भीख दे देंगे, ये बोरो भी आपसे करेंगे, पैसा कभी वापस नहीं करेंगे। अगर आप इनको ना भीख देंगे, ना बोरो देंगे, कि आपसे स्टील भी करेंगे और रहने के लिए शायद आपको मार भी दें। ऐसे कई केसेस मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद डील किए, खुद देखे, जिनके अंदर बच्चे ने माँ से कहा कि मुझे हेरोइन के लिए पैसे दो। माँ को मना किया गया था, माँ ने पैसे नहीं दिए, बच्चे ने माँ को मार दिया या बाप को मार दिया। ऐसे बेतहाशा केसेस हैं और उस टाइम एट द स्पोर ऑफ द मोमेंट इनको नहीं पता लगता। तो खुदारा मेरी सारों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी साइकोलॉजिकल इलनेस को बिल्कुल ईज़ी ना लें, इसको स्लिप अवे मत करने दें। लोग अक्सर समझते हैं कि जी इसका ट्रीटमेंट महँगा है। मैं फिर आपसे कहता हूँ, साइकोलॉजिकल इलनेसेस का, ड्रग एडिक्शन का ट्रीटमेंट महँगा है। उस महँगाई से मत भागें, ज़िंदगी से ज़्यादा महँगी चीज़ कोई नहीं होती। लोग अक्सर आते हैं और वो कहते हैं कि जी उस सेंटर में कम पैसे हैं, हम अपने बच्चे को उस सेंटर में जमा करा देते हैं, इस सेंटर में ज़्यादा पैसे हैं। तो जो सेंटर आपसे ज़्यादा पैसे माँग रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। चेक करें कि वो बच्चों के साथ कौन-सी मेडिकेशन इस्तेमाल करेगा, कौन-सा काउंसलिंग प्रोसीजर उसके साथ इस्तेमाल करेगा, इनका स्ट्रक्चर क्या है हॉस्पिटल का और ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। एंड देन ये वो जगह नहीं है जहाँ पे हमें कंजूसी या बार्गेनिंग करनी चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में सेहत ही नहीं है ना, तो देन नथिंग एल्स मैटर्स। और पूरी फैमिली इफ़ेक्ट हो जाती है। और फिर फैमिली इफ़ेक्ट होती है। आखिरी बात करके मैं आपको दूँगा कि फिज़िकल फ़िटनेस का ताल्लुक डायरेक्टली आपकी मेंटल फ़िटनेस के साथ है। अगर आप अपने आप को फिज़िकली फिट रखते हैं, तो आप अपने आप को मेंटली अनफिट रख नहीं सकते। अगर आप अपने आप को मेंटली अनफिट रखते हैं, तो फिज़िकली अनफिट रख ही नहीं सकते। सो लाइकवाइज़ अपनी मेंटल फिटनेस के ऊपर सबको ध्यान देना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि महँगा बहुत है तो मिस करा दो, या ये एवें ही ड्रामे कर रहा है, या ये एवें ही बातें होती नहीं। ये रिज़ल्ट होते हैं जो होते हैं, फिर एक दिन क्या होता है कि वो किसी को उठाता है, लेके जाता है, जैसे इसने किया मकान ने, आमिर मुस्तफ़ा के साथ उसको लेके गया, उसको टॉर्चर किया। पीछे बात आ गई जी एक लड़की का केस है। देखिए, मैं इन वजूहात को वजूहात नहीं मानता कि पैसे का लेन-देन था, ये लड़की का केस था, रोज़ाना हर एक के साथ होते हैं। इट्स हाउ यू डील विद द मैटर दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। द मेथड व्हाई इज़ हैपेंड, हाँ, द मेथड इन इटसेल्फ डज़ नॉट मेक अ डिफरेंस, हाउ यू डील विद द मैटर इज़ व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अगर कोई सेन इंसान किसी की लड़की का भी चक्कर हो या पैसे का भी चक्कर हो, तो इस तरह से किसी को डील नहीं करेगा, वो नेगोशिएशंस पे रिज़ॉर्ट करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। व्यूअर्स, बाबा ने बड़ी डिटेल से आज बात की है कॉजेज़ पे, जो मुस्तफ़ा आमिर का मर्डर हुआ उस पे इसने कॉजेज़ बताए कि आपके इस सारे रवैये के पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल इलनेस ज़रूर होती है। और जब घर उसको इग्नोर करते हैं, उस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते, तो ये इलनेस बढ़-बढ़ के आपके लिए और मसल पैदा करती है, जिसमें आप ड्रग अब्यूज़ में भी चले जाते हैं। तो आप यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि अपने बच्चों पे इतनी नज़र रखें कि उनको रात को लेट घर से निकलने की परमिशन ही मत दें। So, never be friends with your kids, but be friendly parents. You need to keep an eye on your kids. उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे से कोई मशवरा लेना चाहते हैं, तो बाबा का नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप हमें कॉल लेके अपना सेशन बुक कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।